मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, सीडी एंड ओआरडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। जैसे सीडी होता है आपका सर्कुलर डाइकोरिज्म और ओआरडी होता है ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्सन। ठीक है। सीडी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर डाइकोरिज्म और ओआरडी क्या होता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्सन। ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्सन, सीडी एंड ओआरडी। ठीक है। देखो देखते हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। और मेन जैसे देखो सीडी को देखो आप ज्यादा कहाँ पे पढ़ते हो, अभी हम जैसे क्वेश्चन के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। सीडी की मेनली बात होती है, जैसे अगर आपने ये पता करना है कि एक मान लो आपके पास एक प्रोटीन है। ठीक है। अगर मेरे को ये पता करना है कि प्रोटीन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उसका कंटेंट कितना है, प्रोटीन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उसका कंटेंट कितना है। ठीक है। जैसे मुझे ये पता करना है कि प्रोटीन के अंदर कितने परसेंट अल्फा हेलिक्स है। ठीक है। कितने परसेंट आपकी बीटा शीट है, कितने परसेंट आपका रैंडम कॉइल है। ठीक है। जैसे एक प्रोटीन होता है ना, कुछ तो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, कुछ होते हैं फाइब्रस। फाइब्रस होते हैं जिनमें एक ही टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, बट ग्लोबुलर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर मेरे को किसी प्रोटीन में ये पता करना है कि उसमें कितना अल्फा हेलिक्स है, कितना बीटा शीट है, कितना रैंडम कॉइल है, उसके लिए मेनली हम सीडी करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक प्रोटीन है, अगर मैं प्रोटीन को हीट करूं या उसको डीनेचर करूं बेसिकली, तो उससे क्या होता है ना, उसमें जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का जो कंटेंट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। लेकिन रैंडम कॉइल का कंटेंट क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन वही अगर मैं प्रोटीन को दोबारा मतलब कम टेम्परेचर पे ले जाऊं, जैसे मान लो मैंने प्रोटीन को पहले हीट कर दिया और मैं 80 डिग्री तक ले गया, तो उसमें जो स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उसका कंटेंट कम हो जाएगा, लेकिन रैंडम कॉइल का कंटेंट बढ़ जाएगा। बट दोबारा मान लो मैं इस प्रोटीन को रूम टेम्परेचर पे ले आऊं, जो भी है 20 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर दोबारा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का कंटेंट बढ़ जाएगा और रैंडम कॉइल का कंटेंट क्या हो जाएगा, दोबारा आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जिसको हम सी डी ओ आर डी से स्टडी करते हैं। मेनली अभी हम सी डी की ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है। दोनों क्या होता है ना, दोनों का थोड़ा जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट बेसिक्स वही है। ठीक है। जैसे इसमें देखो क्या होता है ना, हम जैसे यहाँ पर आपको लाइट दिखा रखी है कि एक क्या दिखा रखी है, लीनियरली पोलराइज लाइट। ठीक है। और एक क्या दिखा रखी है आपको, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। ठीक है। एक्चुअली हम क्या मान के चलते हैं कि जो एक लीनियर पोलराइज लाइट है, जैसे मान लो ये एक लीनियर है, ये दो सर्कुलरली पोलराइज कंपोनेंट से बनी हुई है। ठीक है। जैसे ये होता है ना, जैसे हम वेक्टर्स पढ़ते थे कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये उसका रिजल्टेंट है। ये लीनियरली पोलराइज लाइट है, ये दो सर्कुलरली पोलराइज कंपोनेंट से बनी हुई है। जैसे एक कंपोनेंट लेफ्ट है और एक कंपोनेंट कौन सा आपका, राइट है। ठीक है। एक्चुअली हम ओ आर डी सी डी में करते क्या है, ओ आर डी में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक एक लाइट एक सोल्यूशन है। ठीक है। एक ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है, इसमें से आप प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से पास कराते हो। ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते थे कि वो लेफ्ट या राइट की तरफ क्या हो जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं। ठीक है ना, यही पढ़ते थे ना कि प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, जिसमें मतलब कायरल कार्बन होता है, जब उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से पास कराते हैं तो वो लेफ्ट या राइट की तरफ क्या हो जाती है, आपकी रोटेट हो जाती है। ठीक है। वही होता है, लेफ्ट वाले को हम लीवो बोल देते हैं, राइट वाले को डेक्स्ट्रो। ठीक है। अब होता क्या है, ओआरडी में हम क्या देखते हैं, आपने कहा कि ये जो कंपोनेंट है, जो लीनियर पोलराइज लाइट है वो दो कंपोनेंट का बना हुआ है। अब मान लो क्या होगा ना कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग एंगल से रोटेट करेंगे। अगर राइट वाला ज्यादा रोटेट कर गया तो नेट प्लेन पोलराइज लाइट किस तरफ मुड़ जाएगी, राइट की तरफ। अगर लेफ्ट वाला आपका
ज्यादा एंगल से रोटेट कर गया तो नेट प्लेन पोलराइज लाइट किस तरफ मुड़ जाएगी, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ओआरडी में हम यही देखते हैं कि जो दो कंपोनेंट है सर्कुलरली पोलराइज कंपोनेंट, उनकी रोटेशन कितनी है। ठीक है, देखो ना, आप तो ये नेट देख रहे हो, आपने कहा कि प्लेन पोलराइज लाइट है वो राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो राइट और लेफ्ट में से जोन सा कंपोनेंट ज्यादा रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो रोटेट दोनों करेंगे, ये ज्यादा कर गया तो नेट जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वही ना, इस लाइट को मैं, अगर ये इधर ज्यादा शिफ्ट हो गया तो आप उसको ऐसे दिखा दोगे कि इस तरफ होगी। ठीक है, यही अगर लेफ्ट वाला ज्यादा रोटेट कर गया तो आप इस तरफ दिखा दोगे। तो ये आप दिखा दोगे कि ये राइट वाला डेक्स्ट हो गया, लेफ्ट वाला वीवो। ओआरडी में हम ये देखते हैं। सीडी में क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि जो लेफ्ट और राइट कंपोनेंट है उनके लिए ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। मतलब ये जो रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब आप सिंपली क्या कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेफ्ट कंपोनेंट और राइट कंपोनेंट के लिए अलग अलग है। ठीक है, सीडी में हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन, कि लेफ्ट और जो राइट कंपोनेंट है उनकी एब्जॉर्प्शन अलग अलग होती है। जैसे लेफ्ट कंपोनेंट अलग एब्जॉर्ब होगा, राइट कंपोनेंट अलग एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा ना उसने कि इन एडिशन टू चेंजिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन an optically active sample also shows unusual absorption behavior। जो लेफ्ट और राइट हैंडेड पोलराइज्ड कंपोनेंट्स हैं इंसिडेंट लाइट के, वो एब्जॉर्ब डिफरेंटली होते हैं बाय द सैंपल। और इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीडी बोलते हैं। ओआरडी के अंदर आप क्या चेक कर रहे हो कि लाइट जो है वो कितना रोटेट कर रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है ना कि मीडियम सेम है, बट लेफ्ट कंपोनेंट के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, राइट कंपोनेंट के लिए अलग है। ठीक है, अगर तो दोनों के लिए सेम होगा या दोनों इक्वली जा रही हैं तो क्या पता वो, तब आपका शायद प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज ना हो। बट जनरली ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन या हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें से जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हो तो वो राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट कंपोनेंट जो है, मीडियम जो है वो जो सेम मीडियम में लेफ्ट कंपोनेंट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, राइट के लिए अलग है। ठीक है, लेकिन सीडी में आप देखते हो एब्जॉर्प्शन, लेफ्ट कंपोनेंट की एब्जॉर्प्शन अलग है, राइट की अलग है। तो उनकी एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस आता है उसे हम सीडी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सीडी। ठीक है, जैसे देखो ना यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले ही, इन एडिशन टू चेंजिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एन ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल ऑल्सो शोज अनयूजुअल एब्जॉर्प्शन बिहेवियर। Left and right-handed polarized components of the incident light are absorbed differently by the sample, which yields difference in the absorption coefficient, और इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, CD। ठीक है, जैसे इसकी एक यूनिट क्या बता रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स वन। ठीक है, फिर वही होता है ना, उसको वो जो हिस्टोरिकली रिजल्ट्स फ्रॉम सीडी एक्सपेरिमेंट्स आर रिपोर्टेड एज एलिप्टिसिटी। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे हम एलिप्टिसिटी निकालते हैं, इसमें आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ना उसने थोड़ा सा आपको बता रखा है कि ओआरडी और सीडी जो है वो सेम फिनोमेना सेम है, बट दोनों में आप स्टडी अलग अलग चीज को कर रहे हो। एक में आप देख रहे हो कि लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितना चेंज हो रहा है, दूसरे में आप ये चेक कर रहे हो कि जो लाइट है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे वगैरह कि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है उसका सीडी पॉजिटिव है, तो उसका इनैंशियोमर जो होगा उसका नेगेटिव सीडी होगा सेम मैग्नीट्यूड का। तो जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ए और बी दो एनैंशियोमर्स हैं, उसको हम सीडी से पता कर सकते हैं कि वो दो इनैंशियोमर फॉर्म है। तो अगर एक एक्टिव मॉलिक्यूल का सीडी पॉजिटिव है तो उसके इनैंशियोमर का जो वैल्यू आएगी, सीडी जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, और फिनोमेना ऑफ सीडी कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वेवलेंथ वेयर द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैज एन एब्जॉर्प्शन बैंड। देखो क्या ना, सीडी का मतलब एब्जॉर्प्शन है, तो आपको वो वेवलेंथ देनी पड़ेगी जिसको सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा हो। मतलब वो, मतलब आपको वो वेवलेंथ देना है जिसको सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा हो। ऐसा ना हो ना कि आप कोई वेवलेंथ ऐसी दे दो जिसको सॉल्यूशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। तो फिर क्योंकि सीडी तो हमारा डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन क्योंकि राइट और लेफ्ट कंपोनेंट की डिफरेंट है उसके बेसिस पे हमारे पास स्पेक्टर आ रहा है। तो अगर आप ऐसा करोगी, आप वेवलेंथ ही कोई ऐसी दे दो
जिसको लेफ्ट और राइट कंपोनेंट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो ये वही बात होगी ना, ये सारा यहाँ पर हम फिजिक्स के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट मेन वही है कि मेन हमने इसको जो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बस आइडिया दे दिया, बट वही चीज़ ना, फिर वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि कैसे हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, या क्योंकि अभी मैं आपको मेनली ग्राफ दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये अ, आपका जो अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीटा रैंडम कॉइल है, उनका सीडी स्पेक्ट्रा कैसा आता है। ठीक है, तो पोलैरिमेट्री एंड ओआरडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो वही ना, पोलैरिमेट्री किस चीज को मेजर करती है, द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज चेंज्ड आफ्टर लिनियरली पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए कायरल सब्सटेंस। ठीक है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ओआरडी के अंदर आप यही देखते हो कि ORD spectroscopy एक टेक्निक है that measures the ability of a chiral substance to change the plane polarization as a function of the wavelength। ठीक है, वो कहता है जो एंगल है between the plane of resulting linearly polarized light against that of incident light, वो किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लेफ्ट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, जो भी मैंने आपको बताया कि देखो क्या ना, वो कह रहे हैं कि जो लेफ्ट और राइट कंपोनेंट है ना, उन दोनों के लिए सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो लेफ्ट कंपोनेंट के लिए लगा, राइट के लिए लगा है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी लाइट कितनी ज्यादा बेंड करेगी। अगर राइट वाली ज्यादा, मतलब ज्यादा बेंड करी, तो मे बी आपका जो नेट प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन है वाली जो लाइट है वो राइट की तरफ रोटेट हो जाएगी। अगर ज्यादा लेफ्ट की तरफ करी तो लेफ्ट की तरफ होगी। तो उसी बेस पे हमारे पास सोल्यूशन होते हैं ना, क्योंकि जो कायरल, जिनमें कायरल सब्सटेंस होता है, या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं, लेफ्ट की तरफ करते हैं। ठीक है, बट जो मैंने आपको बताया सीडी के अंदर हम क्या देखते हैं, सीडी के अंदर हम कुछ और स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक दो, जैसे जैसे अब ये ग्राफ है। ठीक है, अब ये आपको एज इट इज याद रखना है। यहाँ पर आपको देखो ना, वही है कि कैसे ये रेजिडुअल इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, उसमें भी हम इतना नहीं जा रहे हैं। और ये हमें क्या दे रखी है, लैम्डा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, जैसे उसने लिखा है कि जो डार्क ग्रीन है, ठीक है, वो आपका कौन सा होता है, ये अल्फा हेलिक्स है। ये अल्फा हेलिक्स का ग्राफ है सीडी स्पेक्ट्रा में। ठीक है, जो ग्रे है वो कौन सा आपका बीटा शीट है, और जो लाइट ग्रीन दिखा रखा है वो कौन सा दिखा रखा है, आपका रैंडम कोई। अब एक तो एग्जाम में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको तीन ग्राफ याद रखने हैं। अल्फा हेलिक्स का ग्राफ, जैसे आप देख रहे हो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये किसका दिखा रखा है, आपका बीटा शीट का, और रैंडम कॉइल का नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ आपको अच्छे से याद रखना है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो अभी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है ना कि समटाइम्स दे लिंक, जैसे अभी आप देखोगे कि उसमें कई बार इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी रिजल्ट साथ में हो सकता है। ठीक है, देखो सब चीजें हम प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या स्टडी कर रहे थे, हमारा एक तो चलो आप प्रोटीन को सेपरेट भी कर पा रहे हो, आप उसका वेट भी निकाल पा रहे हो। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल भी मेनली सेपरेशन का था। लेकिन अभी तक हमने ऐसी नहीं बात करी ना कि हमने प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टडी करना है, टर्शरी स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो अभी हम प्रोटीन के किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, अब कई बार तो एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ग्राफ दिया होगा और आपको उसको जज करना है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी है, सीडी की। ठीक है, अभी हम और भी देखेंगे, जैसे सीडी में भी अलग अलग होते हैं। अभी आप टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हम स्टडी कर सकते हैं सीडी से। ठीक है, अब जैसे ये क्या ना, यहाँ पर जो वेवलेंथ हमें दिख रही है डायग्राम के हिसाब से, वो है 190 to 250।
ठीक है, ये स्पेसिफिक हमें यहाँ पर वेवलेंथ दिख रही है जिसमें उसने स्टडी करा है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना कि जनरली जो पेप्टाइड्स होते हैं या जो पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन तो वही 190 और मतलब अराउंड हमने 210 220 लिखा था आपका। ठीक है, ठीक है, एक जैसे ये भी ग्राफ आपको दे रखा है, ये भी किसके बीच में है, डेल्टा एप्सिलॉन और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, जैसे ये अल्फा हेलिक्स का दिखा रखा है, ये बीटा शीट का दिखा रखा, और ये रैंडम कॉइल का। अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड रैंडम कॉइल। मतलब एक तो जैसे हमें मे बी उसने जो डेल्टा एप्सिलॉन है उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, एक जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि देर इज वन एलिप्टिसिटी, इसमें उसने एलिप्टिसिटी का दिखा रखा है, एलिप्टिसिटी और वेवलेंथ के बीच में, इसमें उसने किसके बीच में दिखा रखा है, डेल्टा एप्सिलॉन और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको क्या शो कर रखा है, एक्चुअली जो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए होते हैं उनका भी सीडी स्पेक्टर आता है। ठीक है, जैसे दिखा रखा है कि रेड वाला बी फॉर्म ऑफ डीएनए का है, जो ब्लू में है वो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का है, और जो ग्रीन में है वो जी फॉर्म ऑफ डीएनए का है। ठीक है, जैसे ए और बी दोनों एज वी नो कि वो राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, जी कैसा होता है आपका, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स, और जी कैसा होता है आपका, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको वैसे ही दिखाता हूँ, मेनली आपको डीएनए का तो शायद कम देखने को मिलेगा। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, द सीडी स्पेक्टर ऑफ थ्री प्रोटीन्स आर गिवन बिलो। ठीक है, अब जैसे आपको, जैसे ये जो ग्राफ है, ठीक है, ऑब्वियसली ये किसका दिख रहा हमें, अल्फा हेलिक्स का। ठीक है ना, जैसे उसमें में भी थोड़ा सा उसने ऊपर से और दिखा रखा था, बट आप देखो जो जो इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो किसका आ रहा है, आपका अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो कौन सा है हमारा, ये अल्फा हेलिक्स का ग्राफ है। ठीक है, फिर ये दूसरा किसका दिख रहा हमें, बीटा शीट का, और ये किसका होगा, रैंडम कॉइल का। तो ए पी अल्फा हेलिक्स है, बी क्यू बीटा शीट है, और आर कैसा आपका रैंडम कॉइल। ठीक है, तो आपको मेनली ये सी डी स्पेक्टर ऐसे दे सकता है, और उससे हम क्या स्टडी कर सकते हैं आपका, कि प्रोटीन जो है, ठीक है ना, देखो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जिसमें मान लो अल्फा हेलिक्स ही है। ठीक है, बट कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीटा शीट होती है, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसके अंदर रैंडम कॉइल होती है। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ चीजें हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक उसने बता रखा है पोरफायरिन्स के बारे में। पोरफायरिन हम कहाँ पर पढ़ते हैं कि जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैटालेस, साइटोक्रोम, उसमें क्या होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, जब भी पोरफायरिन्स की बात होती है, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइक्लिक टेट्रापायरोल रिंग। ठीक है, और जब आप पोरफायरिन का स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो उसके अंदर एक साइक्लिक टेट्रापायरोल रिंग होती है, एंड गिव्स राइज टू इंटेंस ट्रांजिशन एट 400 नैनोमीटर कोल्ड द सोरेट बैंड। ठीक है, वो कह रहा है जो सी डी स्पेक्टर है हीमोग्लोबिन का, वो बहुत सेंसिटिव होता है टू चेंजेस इन द आयरन बाउंड लिगेंड। जैसे क्या होता है ना, आपका जो हीमोग्लोबिन है, जनरली उसका काम क्या होता है, वो जैसे उसमें आयरन होता है। ठीक है, और अब क्या होता है कि एक आप सिंपल जो हीमोग्लोबिन का क्या ले रहे हो, उसका एक स्पेक्टर आ रहा है, एक वो हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन लगा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि आयरन जो होता है वो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में होता है, वो बाइंड करता है। तो वो कह रहे हैं ना, जब वो आयरन लगता है तो उससे फिर जो स्पेक्ट्रम में चेंज आता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है या नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो उसने एक लाइन लिखी है, हीमोग्लोबिन हैज करेक्टरिस्टिक सीडी पीक्स इन द फार यूवी, नियर यूवी एंड सोरेट रीजन। ठीक है, अब जैसे वही होता है ना, जैसे हमने कहा था कि अब फार यूवी नियर यूवी,
अब यूवी जो है मतलब 400 से नीचे है, ठीक है। तो मे बी जो वेवलेंथ हम बात कर रहे हैं कि जैसे 190 200, ठीक है, क्योंकि देखो ना वही 200 से लेकर मे बी 400 के बीच में वो सारी क्या आपकी यूवी रेंज है, ठीक है। तो फार यूवी, नियर यूवी एंड सॉलिड, सॉलिड रीजन अभी हमने जो बात करा विच इज अराउंड 400 नैनोमीटर, ठीक है। वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू नियर यूवी सी डी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू नियर यूवी सी डी कहाँ से आती है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज ड्यू टू द हीम एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज, ठीक है। हीम एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यू। अब इसमें अभी जैसे हम देख भी लेंगे ना कि जो फार यूवी है, अब ये थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है कि जो फार यूवी और नियर यूवी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे नियर यूवी के लिए इन्होंने जैसे कई जगह पर बता रखा है कि 250 टू 300 नैनोमीटर, और फार यूवी आपका बता रखा है जैसे 190 टू 250 नैनोमीटर। मतलब जैसे यूवी है ना, मतलब 400 से नीचे स्टार्ट होगी। 400 से उसके बाद जैसे जो भी है, क्योंकि उसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं, जो वायलेट से नीचे हैं, तो उसमें जो उसके पास हैं मे बी 400 के आसपास है, क्योंकि वही ना कई जगह पर आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है। तो वो आपकी कौन सी है, एक तरह से नियर यूवी है। बट जो जितना आप दूर जाते जा रहे हो, वो कौन सी यूवी होती जा रही है, आपकी फार यूवी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे थोड़ा मैं क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसने कहा कि एक सर्कुलर डाइकोरिज्म है, स्पेक्ट्रम है इन द फार यूवी रीजन, इनफॉर्म्स ऑन द काइंड एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन ए प्रोटीन, ठीक है। अब जैसे फार यूवी अगर यहाँ पे मैं देखूं, इसका मतलब क्या है कि जो 190 से लेकर 250 है, इसको वो क्या बोल रहा है, फार यूवी। जैसे हमने देखो जो स्पेक्ट्रम भी बनाया था ना, वहां पर हमने जो एग्जैक्टली हमने ग्राफ देखा था आपका, उसके अंदर आप देख सकते हो कि 190 टू 250 वाली वैल्यू हमने ली थी। अब इसका क्या मतलब है कि ये क्या है आपका, दिस इज फार यूवी। फार यूवी से हमें किसके बारे में पता लगता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि फार यूवी से हमें किसके बारे में पता लगता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो कह रहा है जो नियर यूवी है और जो ट्रिप्टोफैन एमिशन स्पेक्ट्रा है, वो हमें टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ठीक है। क्या बता रहा है, नियर यूवी और एमिशन स्पेक्ट्रा। जैसे हमने कल जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, तब मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रा बताया था कि जैसे क्योंकि हमने क्या देखा था, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, फिनाइल एलिन एब्जॉर्ब करता है किसको, 257, और टायरोसिन करता है 274, ट्रिप्टोफैन करता है 280, ठीक है। बट उनके जो एमिशन स्पेक्ट्रा थे वो डिफरेंट थे, वो होगा शायद इसमें ग्राफ। जैसे आप ये देखो, ये हमने देखा था ना फिनाइल एलिन का 282, 303 एंड 348। तो वो क्या, अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन से हमें सीखना है। वो कह रहा है कि फार यूवी सीडी से मुझे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पता लगता है, नियर यूवी और ट्रिप्टोफैन एमिशन स्पेक्ट्रा से मुझे टर्सरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है। शो इन द पैनल्स आर इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन एक्स, ठीक है। देखो यहां पर हमें एक प्रोटीन एक्स है, उसका एमिशन स्पेक्ट्रा दे रखा है। उसके अलावा हमें फार यूवी सीडी स्पेक्ट्रा भी दे रखा है, और नियर यूवी सीडी स्पेक्ट्रा भी दे रखा है अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। जैसे अब अ, एक कह रहा है कि एक तो है pH 7, मतलब जो ब्लैक में ग्राफ दिख रहे हैं वो pH 7 के हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है, कर्व्स रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन एक्स pH 7, pH 3 एंड pH 7 इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड। एक pH 7 है, दूसरी pH 3 है, और तीसरा pH तो 7 ही है,
but in the presence of 6 molar guanidine hydrochloride. Guanidine hydrochloride. गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये हमें तीन रिजल्ट हैं, तीन मतलब तीन अलग अलग रिजल्ट्स दिखा रखे हैं आपको, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी में भी, फार यूवीसीडी में भी और नियर यूवीसीडी में भी। ठीक है, अब देखो उसने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब उसने पहली स्टेटमेंट लिखा कि जो प्रोटीन है वो फुली फोल्डेड है पीएच 7 पे, एसिड इंड्यूस्ड मोल्टन ग्लोब्यूल एट पीएच 3 एंड अनफोल्डेड इन 6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जैसे अगर मैं, आप देखो, आप सिंपली इस ग्राफ को ही देखो, जैसे हमने ये ग्राफ किसका दिखाया था, अल्फा हेलिक्स का, तो प्रॉपर हमें अल्फा हेलिक्स दिख रहा है। ठीक है, पीएच 7 पे। ठीक है, पीएच 3 पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब दिख रहा है, और पीएच 7+6 मोलर। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, मे बी वो प्रोटीन को क्या कर रहा है, डीनेचर कर रहा है, तो जिससे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया आपका, डिसरप्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि नियर यूवीसीडी में भी आप देख रहे हो कि जैसे ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है, और बाकी ये ग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो पता लग रहा है कि प्रोटीन पीएच 7 पे तो वो आपका कैसा है, फुली फोल्डेड है, ये बात पक्की है। और फिर वो सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड होता है पीएच 7 पे, एंड प्रोटीन हैज फॉर्म्ड बीटा फाइब्रिल एट द टू अदर कंडीशन, ये गलत है। ठीक है ना, बाकी जो कंडीशंस हैं दो, अब देखो क्या ना, ये इसमें तो चलो फिर भी आप क्या बता थोड़ा बहुत बोल सकते हो, बट ये तो बीटा फाइब्रिल नहीं दिख रहा ना आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। वो कह रहा है कि पीएच 7 पे वो रिड्यूस्ड है, और पीएच 3 पे उसमें बीटा फाइब्रिल्स हैं, मतलब पीएच 3 के ऊपर भी, और पीएच 7+6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्साइड पे, ये तो गलत है। द चेंज इन फ्लोरेसेंस एंड नियर यूवीसीडी इंडिकेट इंक्रीज इन हाइड्रोडायनेमिक रेडियस एट पीएच 3 एंड इन 6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब ये हमें देखना पड़ेगा हाइड्रोडायनेमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है, और वो कह रहे हैं देर इज एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोथ एट पीएच 3 एंड 6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड। पीएच 3 पे तो इतनी डीनेचुरेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, जब आपने ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड दिया तब आपकी डीनेचुरेशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। देखो क्या ना, इसके अंदर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपकी ए बन रही है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा मोल्टन ग्लोब्यूल भी बता देता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जब भी कोई प्रोटीन होता है उसका ना एक फोल्डिंग फनल होता है। ठीक है, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो उसमें आपको मैच करना था। तो जैसे प्रोटीन है, जब उसकी फोल्डिंग स्टार्ट होती है तो पहले उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, बीच में कुछ मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट बनती हैं, और फिर डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट होता है, और लास्ट में नेटिव स्ट्रक्चर बनता है। नेटिव स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, तो अब देखो ना, जो आप अगर आप सिर्फ इसी वाले रिजल्ट को देखो, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही प्रॉपर अल्फा हेलिक्स ही है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत जो है वो फोल्डिंग में चेंज आया है जब आपने उसको पीएच 3 पे रखा है, बट ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड में तो वो कैसा है आपका, अनफोल्डेड है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला रिजल्ट भी देखें ना, तो उससे हमें यही पता लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट। ठीक है, बाकी आप एमिशन देख सकते हो कि एमिशन मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे हमने वैसे देखा था जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन के एमिशन स्पेक्टर की वैल्यू वैसे क्या थी, 348, 348 पे दिखा रहा था ना। अब यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है कि 327, 340, 350। जैसे आप देखो ना, 340 पे मतलब उसका एमिशन स्पेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोटीन अभी जैसे मे बी फोल्डेड स्टेट में है। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्टोफैन का एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। ठीक है, मतलब मेन आपको ना इस ग्राफ से पता लग जाएगा कि जब पीएच 7 है तो वो आपका कैसा है, प्रॉपर फोल्डेड है, और पीएच जो आपका 3 है उस पे उसमें क्या है, मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट है, और पीएच 7+6 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड पे वो कैसा है आपका, अनफोल्डेड है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि सीडी के अंदर दो रीजन है, एक है फार यूवी, एक है नियर यूवी। फार यूवी सीडी से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, क्या स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। और नियर यूवी सीडी से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर और
जो ट्रिप्टोफैन का एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना, वो भी हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। अब ये चीज आप अच्छे से याद रखना ना कि देखो वैसे तो हमने अलग अलग चीजें बात करी, जैसे इसके अंदर हीमोग्लोबिन का करेक्टरिस्टिक सीडी आता है, तो जैसे उसमें भी अलग अलग रीजन होते हैं, तो जो नियर यूवी सीडी है वो आपने याद रखना है, वो हीम ग्रुप से और किससे आ रहा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज से, ठीक है। अब नियर यूवी में हमने क्या लिखा है, 250 टू 300। अब आपको पता है जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, 280 के राउंड, तो वो 250 और 300 के बीच में ही आ रहा है ना, वही आ रहा है और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। मतलब ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ना आपको इतना ये नहीं मैटर करता कि आपको प्रिंसिपल कितना आता है, बट आपको उस टेक्निक की एप्लीकेशन पता हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी दो इनैंशियोमर्स हैं, आपने उनको क्या करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये इनैंशियोमर्स, दो इसके इनैंशियोमर्स हैं, उसके लिए आप सी डी स्पेक्ट्रा करते हो, ठीक है। आपको प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन लेनी है, टर्शरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन लेनी है। अब ज़्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में ही लिखा होता है, तो उसके लिए आपको पता लगा कि उसके लिए यू हैव टू गो फॉर फार यूवीसीडी, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर यू हैव टू गो फॉर द नियर यूवीसीडी, ठीक है। जैसे लिखा ना कि एप्लीकेशन क्या सीडी की, आपको प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कितना अल्फा हेलिक्स है, कितना बीटा शीटा है, रैंडम कोयल है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। आप कॉन्फॉर्मेशनल चेंज देखना चाहते हो कि प्रोटीन जो है जब आप उसको जैसे डी नेचर कर रहे हो तो क्या अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट रैंडम कॉइल में कन्वर्ट हो रही है। आप न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी करना चाहते हो, वो कह रहा है कि जो सी डी स्पेक्ट्रा होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, दैट अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस कॉम्पोजिशन, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि जैसे अब ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म है, जी फॉर्म ऑफ डीएनए है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा आता है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि बेस कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। मतलब अलग अलग जब आप वेवलेंथ्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे भी आपने देखा ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म, जी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। वो कह रहा है कि जब आपके मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऑब्वियसली जब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं तब भी हमें सी डी स्पेक्ट्रम में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। और हमें पता है कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनके पास कायरल प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली जो न्यूक्लिक एसिड, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो मेनली जो कायरलिटी होती है वो शुगर कंपोनेंट की वजह से होती है, ठीक है ना। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो डीएनए अगर कायरल है तो वो शुगर की वजह से है, ठीक है। तो जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके अंदर कायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनका जो सीडी है वो ग्रेटली एनहांस होता है जब वो हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो वो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मोनोमर्स हैं, बट वंस दे फॉर्म ए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड देन देयर विल बी चेंज इन द सीडी स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम लॉस ऑफ हेलिसिटी को स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक डीएनए है, आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर है, बट वो हेलिसिटी को लॉस कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, उसको स्टडी कर सकते हो। आपके कोई डीएनए के साथ कोई कैटायन प्रोटीन लग रहा है, जैसे अभी हमने कहा कि हीमोग्लोबिन के साथ जब आयरन लग जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन या तो आयरन बाउंड फॉर्म में होगा या आयरन उसके साथ बाउंड नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि हमें सी डी स्पेक्टर से पता लग जाता है कि उसके साथ आयरन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। आपने टी आर एन ए के साथ अमीनो एसिड की बाइंडिंग को स्टडी करना है, तो आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जैसे आप रीनेचुरेशन करा रहे हो। आपने डीएनए हिस्टोन की इंटरेक्शन को स्टडी करना है, तो आपने डीएनए और जो इंटरकलेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे इथीडियम ब्रोमाइड है, एक्रिडिन ऑरेंज है, उसको स्टडी करना है, ठीक है। ज्यादा एप्लीकेशन इसकी हम प्रोटीन्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। बट ऐसे नहीं है कि यू कैन ओनली स्टडी अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड्स में भी जो आपका जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है या टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड बाउंड है या नहीं है, ठीक है। और यू कैन से कि डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड इंटरकलेटिंग एजेंट्स, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी डी स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको जैसे
मतलब चार एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। जैसे एक दिखा रखा है कि एक तो आपने एस डी एस पेज कराया है, ठीक है। एस डी एस पेज में वो कह रहा है कि जब बीटा मरकैप्टा इथेनॉल मतलब प्लस या माइनस, ठीक है, तो आपके पास अलग अलग साइज के क्या दे रखे हैं, बैंड दे रखे हैं, ठीक है। एक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा दे रखा है, एक फार यूवी सी डी दे रखा है, और एक आपको नियर यूवी सी डी दे रखा है, ठीक है। एक लिखा है कि एस डी एस पेज विद और विदाउट बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। दूसरा क्या दे रखा है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा। तीसरा दे रखा है फार यूवी। फिर दे रखा है नियर यूवी सी डी स्पेक्ट्रा एट पी एच 7 and 3। भले ये दोनों हैं, एक पी एच 7 पे है, ठीक है। यहाँ पे तो कलर ही थोड़े चेंज कर रखे हैं, ये मैंने थोड़े ना इमेज क्लियर करी थी। ठीक है, जैसे एक तो रेड में ही है ना, जो ब्लू में है उसको चाहे आप ग्रीन लिख सकते हो। ठीक है, वेट्स में भी है, यहाँ पर वेट जो है ये 200 किलो डाल्टन है। कितना है, 200 किलो डाल्टन। मतलब जो ब्लू में है उसको ग्रीन में दिखा सकते हैं। अब देखो, अगर हम एस डी एस पेज की बात करें, जब आपने बीटा मरकैप्टा इथेनॉल दिया तो बैंड आ रहा है 50 का, जब नहीं दिया तो 200 का आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जब आपने बीटा मरकैप्टा इथेनॉल दिया तो बैंड कितने किलो डाल्टन का आ रहा है, 50 का। जब नहीं दिया तो 200 का आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, प्रोटीन क्या, होमो टेट्रामर। प्रोटीन इज होमो टेट्रामर। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि इसका मतलब प्रोटीन ए आपका एक टेट्रामर है, ठीक है। जैसे हम ऑप्शन देखते हैं, जैसे देखो पहला स्टेटमेंट देखें तो क्या लिखा है कि प्रोटीन ए इज एन एस एस बॉन्डेड होमो टेट्रामर एंड ईच सब यूनिट हैज ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ 50 किलो डाल्टन। तो ये उस हिसाब से सही है। दूसरे में लिखा है कि प्रोटीन ए जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 200 किलो डाल्टन है, और बीटा मरकैप्टेनॉल प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। तो ये तो गलत है। मतलब चलो, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है तो वो सब यूनिट्स को अलग कर रहा है। एस डी एस डी नेचर प्रोटीन ए इंटू डिफरेंट ओलिगोमेरिक स्टेट। ठीक है, एस डी एस तो एक तरह से डिटर्जेंट होता है ना, और एस डी एस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ओलिगोमेरिक स्टेट ऑफ प्रोटीन ए। ठीक है। अब देखो ना, इसमें बी सी डी में जो एस डी एस पेज का जो रिजल्ट है वो तो सारे गलत ही लग रहे हैं, ठीक है। फिर उसने, अब जैसे यहाँ पर जो हमारे पास वो रिजल्ट है, जैसे अब पी एच 7 पे देखें, ठीक है, पी एच 7 पे जो ग्रीन वाला है, ठीक है। जैसे वही ना, जैसे आप ग्राफ देख रहे हो कि नियर यूवी सी डी हमें किसके बारे में बताता है, टर्शरी के बारे में, और फार यूवी हमें बताता है सेकेंडरी के बारे में। अब देखो, जो आपको उसने किस में लिखा है कि पी एच 7 कौन सा है आपका, जो ग्रीन में है, जैसे देख रहे हो उसमें प्रॉपर आपको फोल्डेड दिख रहा है, ठीक है, फार यूवी सी डी में। और पीएच और मोल्टन ग्लोब्यूल कौन सी पीएच पे बता रखा है, 3। वह है ना, पूरी तरह से डी नेचर तो नहीं हुआ ना। तो रेड वाला, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें भी तो ऐसे ही ग्राफ था ना, कि जो रेड वाला, जो ब्लैक वाला ग्राफ किसका था, जब पी एच 7 है, और दूसरा मतलब पी एच 3 पे एक तरह से वो मोल्टन ग्लोब्यूल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ए ही बनेगा, ठीक है। मतलब कई बार ना दिखने में बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं क्वेश्चन, बट आपको जैसे अब एस डी एस पेज के रिजल्ट से ही आप इस चीज को जज कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। कि जब वो 200 किलो डाल्टन का मतलब क्या है, कि जब बीटा मरकैप्टा इथेनॉल नहीं दिया तो वो टेट्रामेरिक फॉर्म में है, बट जैसे आपने बीटा मरकैप्टा इथेनॉल दिया तो उसने डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन हो रहा था, द सी डी स्पेक्ट्रा फॉर ए नियर यूवी एंड फार यूवी सी डी रीजन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आर गिवन बिलो। ठीक है, अब देखो ये जो 190 से 255 है, ये कौन सा होना चाहिए, फार यूवी। और जो 250 से ये 330 तक जा रहा है, ये कौन सा होना चाहिए, नियर यूवी।
अब जैसे ये ग्राफ किसका लग रहा है? हम्म। जैसे भी ये कई बार मिक्सचर सा लग रहा है ना तो प्रॉपर, क्योंकि अल्फा का तो हमेशा ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा सा आना चाहिए, कि ऐसा सा बना रहा था अल्फा का, है ना, कि जो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखें, जैसे अल्फा का ऐसा सा आता है, बीटा का ऐसा सा आता है, ठीक है। अब वो कह रहा है इट कंटेन्स ओनली बीटा शीट, इट हैज टू बी ऑल्टरनेट अल्फा बीटा फोल्ड, इट हैज टू बी मिक्स्ड अल्फा प्लस बीटा फोल्ड, ठीक है। भले इसमें ऐसा लग रहा है कि अल्फा बीटा दोनों ही है, ठीक है। तो इसका आंसर उन्होंने बता रखा है, इट बिलोंग्स टू आइदर ऑल्टरनेट अल्फा बीटा, जैसे वो होता है ना एक प्रोटीन है, एक तो होता है ना पॉलीपेप्टाइड में सारा कुछ अल्फा हेलिक्स ही है, सारा कुछ बीटा ही है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलीपेप्टाइड का कुछ पोर्शन जो है वो अल्फा बना रहा है, कुछ पोर्शन बीटा बना रहा है, फिर अल्फा फिर बीटा, या मिक्स्ड अल्फा प्लस बीटा फोल्ड, कि फोल्ड के अंदर ही एक फोल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें अल्फा और बीटा दोनों है। तो इसका आंसर उन्होंने क्या दे रखा है, डी। क्योंकि ना तो ये प्रॉपर अल्फा हेलिक्स का ग्राफ है, ना ये प्रॉपर बीटा शीट का है। तो मतलब जो आइडियली ग्राफ ऐसा आना चाहिए अल्फा हेलिक्स का, ठीक है, जो हमने जैसे क्वेश्चन से भी आप देख सकते हो, ऐसा बीटा शीट का आना चाहिए। तो ये प्रॉपर ऐसा भी नहीं है, मतलब प्रॉपर अल्फा हेलिक्स भी नहीं है, प्रॉपर बीटा शीट भी नहीं है। जैसे इसमें देखो ना, एक बार तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा यहाँ पर वो मतलब फोल्ड बनाएगा वैसा सा, बट ना तो वो प्रॉपर अल्फा हेलिक्स है ना बीटा शीट है, ठीक है। चलो ऐसा, इस ऐसी चीजों को जज करना मुश्किल होता है, बट वही बात है इसमें, जो आंसर है वो, क्योंकि बीटा शीट तो है नहीं, ऐसे नहीं है कि बीटा शीट का ग्राफ है, ठीक है। और मेनली हमने ना जो स्टडी करा है वो हमने ज्यादा जो हमने स्टडीज करी हैं वो जो आपका फार यूबीसीडी है, ठीक है, क्योंकि वो फार यूबीसीडी का ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, इससे हमें ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा कि, क्योंकि जो नियर यूबीसीडी होता है वो मेनली हमें टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे अगर हम उधर एक ग्राफ देखें जो क्वेश्चन किया था, जैसे ये देखो ना, ये नियर यूबीसीडी का है, तो इसमें भी जैसे आप देख रहे हो ये अल्फा हेलिक्स का ऐसा आता है, ठीक है। और अब इसमें तो ऐसा ग्राफ दिख ही नहीं रहा कि प्रॉपर अल्फा हेलिक्स हो, तो ये में भी आपका अल्फा प्लस बीटा फोल्ड का है, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को चलो वैसे कई बार करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बट ये ना आपको थोड़ा सा टेक्निक की जो एप्लीकेशन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, अब एक क्या होता है ना, मान लो मैंने सुना ही नहीं हुआ कि नियर यूवीसीडी क्या होता है, फार यू, तब तो आप ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच ही नहीं करोगे। जबकि एसडीएस पेज पता होने से मुझे क्या पता लग गया कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिर्फ ये पता होने से कि ये प्रोटीन जो है वो टेट्रामर है। चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में उसने उसको टेट्रामर लिखा हुआ है। किसी में वो कह रहा है कि बीटामर कैप्टेथनॉल प्रोटीन को डिग्रेड थोड़ा करता है, ठीक है। और वो कह रहा है एसडीएस ने प्रोटीन ए को डीनेचर करा इनटू डिफरेंट ओलिगोमेरिक स्टेट। देखो एसडीएस का एक सिर्फ डिटर्जेंट होता है जो आपके प्रोटीन को मिली नेगेटिव चार्ज देता है, ठीक है। तो अब क्या ना, आपको वो कह रहा है कि जब आपने बीटा मरकैप्ट इथेनॉल दिया, देखो एसडीएस तो दोनों में ही कॉमन है ना, एसडीएस पे ही जाइए, एसडीएस तो इसमें भी दिया इसमें भी दिया है, तो बीटा मरकैप्ट इथेनॉल का यहाँ पे रोल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एसडीएस ने प्रोटीन ए को डीनेचर कर दिया डिफरेंट ओलिगोमेरिक स्टेट में, कि मतलब वो ये 50 वाला या 200 वाला जो आ रहा है, उसके पीछे रीजन एसडीएस नहीं है, उसके पीछे रीजन आपका बीटा मरकैप्ट इथेनॉल है, विच इज ए, जो कि आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। देखो मेन आपको ना, ये जितनी भी टेक्निक्स होती है ना, क्योंकि वही बात है कि प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म नहीं करी होती, और दिखने में भी आपको बहुत अजीब लगेंगी जो इनका रिजल्ट है, ठीक है। बट अगर थोड़ा बहुत भी आप उसको समझ लो, हमें टेक्निक को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि बायोलॉजिकली उसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको अब ये नहीं है कि मैंने बहुत डिटेल में बताया, ये भी हमें नहीं इतना मैटर करता कि कैसे प्रिंसिपल है, बट थोड़ा सा प्रिंसिपल इसलिए बताना पड़ता है कि ताकि थोड़ी सी हमारे दिमाग में उस चीज़ की इमेज बन जाए कि सी डी ओ आर डी एक्चुअली होता क्या है। आप देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में,
अब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि कौन सी टेक्निक की हेल्प से हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, टर्शरी करते हैं। जैसे टर्शरी के लिए एनएमआर होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें एक लिस्ट होनी चाहिए जब भी हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करी थी, ठीक है ना। एनएमआर भी आप याद रख सकते हो अगर आपको प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो, ठीक है। तो अब सी डी इज फॉर बोथ। फार यूवी सी डी से हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पता लगता है, नियर यूवी सी डी से हमें टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है, ठीक है। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा जो होता है, जैसे वो अभी उसने लिखा कि ट्रिप्टोफैन का जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, उससे भी हमें प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है ना, जो ट्रिप्टोफैन है, नॉर्मली अगर ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, वो प्रोटीन के अंदर होगा। मतलब जैसे एक प्रोटीन है, एक उसका सरफेस है, एक उसका इंटीरियर है। लेकिन अगर आपका प्रोटीन डी नेचर हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो वो ट्रिप्टोफैन जो है वो एक्सपोज हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दें, इसका क्या मतलब है। जैसे अभी हमने कहा था कि एक तो है ब्लैक, एक है ग्रीन और एक है रेड, ठीक है। रेड वाला ग्राफ किसका था, जो हमने डीनेचुरेशन कराया। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप प्रोटीन को डीनेचर कराते हो, ठीक है, या उसको अनफोल्ड कराते हो, तो उसकी जो एमिशन वैल्यू है वो बढ़ रही है। वो जो वेव लेंथ आ रही है ना, जैसे आपका प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड है, उस टाइम पे आप कह रहे हो ब्लैक वाला pH 7 था ना इसमें जो था, मतलब ये उसकी उसका एमिशन स्पेक्टर आ रहा है 327 पे। जब वो मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट, मतलब मोल्टन ग्लोब्यूल भी एक एक पर्टिकुलर बीच में स्टेट है ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उस टाइम पे उसका एमिशन स्पेक्ट्रा ज्यादा है। और जब वो क्या हो गया आपका, अनफोल्ड हो गया। अनफोल्ड का मतलब तो फिर ऐसे नहीं है ना कि आपका ट्रिप्टोफैन अंदर है या सरफेस पे है, तो प्रोटीन तो आपका फोल्ड हो गया। इसका मतलब क्या है, उसका एमिशन स्पेक्टर और इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें भी क्या रिजल्ट था, जैसे अब ये देखो 330 350, ठीक है। मतलब एक्साइटेशन आपने 280 पे ही कराई है। अगर वो आपका जो, जैसे हम ट्रिप्टोफैन की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर भी, अगर वो इंटीरियर में है, अगर वो, तब उसकी एमिशन वैल्यू कम आती है। लेकिन अगर वो प्रोटीन आपका क्या हो गया, जैसे वही मोल्टन ग्लोब्यूल है या वो डी नेचर हो गया, तब उसकी एक तरह से आप कह सकते हो कि जो एमिशन स्पेक्टर वाली वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है। एक्साइटेशन वेवलेंथ इज सेम, बट देयर एमिशन स्पेक्ट्रा डिफरेंट आ रहा है। मतलब एमिशन वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो कैसे आपका अनफोल्डेड है। मतलब देर आर तीन स्टेट्स की बात हुई है, ठीक है। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर को समझो ना, यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रोटीन मेरा अनफोल्डेड है, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो मोल्टन ग्लोब्यूल है, ये फोल्डेड है। तीन स्टेट है, ठीक है। जनरली जो हमने क्वेश्चन में देखा कि अगर pH 7 है तो वो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। pH 3 है तो वो मोल्टन ग्लोब्यूल है। लेकिन अगर आपने pH 7 के साथ कोई, आपने क्या दे दिया, कोई डीनेचुरेटिंग एजेंट, आपने प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए कुछ दे दिया, तो फिर तो प्रोटीन डीनेचर ही होगा। तो वो कह रहा है कि जो एमिशन वैल्यू है, यू आर एक्साइटिंग द प्रोटीन एट द सेम वेवलेंथ। जैसे आपने यहाँ पर भी, अगर आपके पास तीन रिजल्ट आए हैं, तो आपने सेम वैल्यू उनको दी थी जो जिस पे एक्साइट करा। बट एमिशन वैल्यू तब ज्यादा आएगी जब वो अनफोल्डेड है। जब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर है तब उसकी एमिशन वैल्यू कम है, जब वो मोल्टन ग्लोब्यूल है उससे ज्यादा है। बट जब वो अनफोल्डेड है तब उसकी एमिशन वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो एमिशन वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब वो फोल्डेड है। तो हमें पता लगे ना कि प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर प्रॉपर वो टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। लेकिन अगर वो वैल्यू कम आ रही है, सॉरी एमिशन वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब वो डीनेचर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CDNORD स्पेक्ट्रोस्कोपी।